हेलो गाइस, माई सेल्फ अनुष्का श्रीन एंड मैं आज आपको ये हमारी क्लास 12 NCERT की बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी लाइन दूँगी। और ये जो चैप्टर है मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर तो इजी है, पर बात इसमें ये है कि एक टॉपिक को जो एक्सप्लेन किया गया वो मल्टीपल पेजेस में किया गया, लाइक थोड़ा इधर थोड़ा नेक्स्ट पेज में, इसलिए इस तरह से चैप्टर कॉम्प्लिकेट थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैंने इसे अभी अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ किया, NCERT को पढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे अभी ये पता है कि इसमें किस लाइन से क्वेश्चंस बन रहे ज़्यादातर, और किस लाइन कौन सी लाइन मीन्स कौन सी टॉपिक अदर पेजेस में दे रखी है। तो मुझे अभी ये पता है, तो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो आप लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, तो आप इसे सुनना। मैं इसे एक सीक्वेंस में आपको बताऊँगी। ये सीक्वेंस होने वाला है, ये कुछ स्टेप्स 8 स्टेप्स, इसमें ये चैप्टर फिर फिनिश अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में दिए क्या रखी है, आई मीन पेज में। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन बच्चों बताती है हमें ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता क्या है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के साथ क्या करता है, कौन वेरिएशन को परमिट करता है, कौन वेरिएशन प्रोवाइड करता है। हमें ORI के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है वो बताया गया है। फर्स्ट टाइम जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया वो कैसे बनाया गया, उसे किसने बनाया, उसकी डेट क्या थी, उसमें इंटरेस्ट DNA कहाँ से लिया गया, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि मेरे पास एक प्लांट है मेरे घर में, उसमें लेकिन हमेशा बहुत कीड़े लग जाते हैं। तो दूसरा प्लांट है डैफोडिल की, वो बहुत अच्छी है। मैं देखती हूँ कि उसमें जैसे कीड़ा आता है उसके पत्तियों को खाता है, वो मर जाता है। ऐसा क्यों? तो मुझे पता चला कि मान लो उस पेड़ में कुछ अच्छी सी ऐसे कुछ प्रोटीन्स बन रही थी जो उसको कीड़े द्वारा खाने पर वो मारा जा रहा है। तो वो अब पता है प्रोटीन कौन बनाता है। प्रोटीन बनाने के लिए एक जीन होता है, DNA प्रोटीन को कोड करता है, DNA से mRNA बनती है, mRNA से देन प्रोटीन बनती है। तो इसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए था, उस वाले पेज में भी ये प्रोटीन आ जाए, तो हम करें कैसे ताकि अनडिज़ायरेबल जीन भी नहीं आए। तो हमने उस प्लांट से कुछ वो टुकड़े काटे जीन्स के, इस प्लांट में उसे डाल दिया। उसके बाद जब ये प्लांट टाइम टू टाइम ग्रो किया तो इसमें वो भी प्रोटीन बनने लगी जो कि कभी इंसेक्ट को खाने पर मर जाया करती थी इंसेक्ट्स। तो इस तरह से हमें बेनिफिट्स होने लगे बायोटेक्नोलॉजी की। ये बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस है कि ये होता क्या है। तो हमें फर्स्ट पेज में दे रखा है बच्चों की बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूज़फुल होता है ह्यूमंस के लिए। और उस बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में हम लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं, या फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया गया कुछ एंजाइम्स यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी हम ओल्ड टाइम में भी करते थे, जैसे कि कर्ड बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना। हमें लोग को पता थोड़ी था कि हम कहाँ पे क्या से कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते थे। और आज के टाइम में हम जैसे कि IVF टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। कोई जीन डिफेक्टिव है यानी ख़राब है तो उसको ठीक कर रहे हैं, या फिर कोई वैक्सीन्स बना रहे हैं अगेंस्ट एनी वायरसेस, जैसे कि हमने कोरोना वैक्सीन भी बनाया। तो ये फर्स्ट पेज में लिखी है। और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी। ये डेफिनेशन बोलती है इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ मॉलिक्यूल अगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और यू कैन से फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। इसलिए हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
और फिर उसके बाद हमें दे रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है, ये बायो प्रोसेस दूसरा नाम जिसको केमिकल इंजीनियरिंग है। ये होता क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मैंने बताया वो जीन्स को इस तरह से कट करते हैं। सबसे पहले तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि सिर्फ खुद का डीएनए, इसमें कुछ फॉरेन डीएनए आया हुआ है, यानी जुड़ाव, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले तो हम डीएनए को कट लगाते हैं, ठीक है। डीएनए को कट लगाते हैं जहाँ मुझे डीएनए चाहिए था, जो वाला डीएनए इंटरेस्ट डीएनए। फिर मुझे कुछ वेक्टर्स चाहिए होती है, क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वहाँ से यानी डीएनए जैसे ऐसे जो बाइंड होता है, क्वाइल्ड होता है, वो ऐसे धीरे धीरे खुलना शुरू होता है पीछे की तरफ, और फिर आगे की तरफ जो है रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो इस तरह से मुझे चाहिए था एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होए तभी रेप्लिकेशन शुरू होगा, लेकिन जो मैंने इंटरेस्ट डीएनए काटा वो तो बस यूँ ही कहीं से काट दिया। तो उसके बाद आप ही बताओ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी कभी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम एक ऐसा वेक्टर लेके आते हैं। वेक्टर मतलब कि डीएनए ही है वेक्टर, लेकिन हम वो ऐसा है कि वो सेल, जिस सेल में वो रहता है उस सेल के क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंटली वो ग्रो कर सकें। जैसे ई कोलाई में आपने सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 में पढ़ा होगा। उसमें एक प्रोकैरियोटिक का सेल के स्ट्रक्चर में एक आता है, वो होता है हमारा ई कोलाई। ई कोलाई जब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल, तो उसमें हम बच्चों पढ़ते हैं कि उसमें एक क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। प्लाज्मिड होता है जो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है खुद से, तो वो एक वेक्टर की तरह काम कर सकता है। अगर मेरा इंटरेस्ट डीएनए में उसमें जोड़ दूँ तो प्लाज्मिड तो कोई ऐसा नहीं कि हार्म पहुंचा रहा है सेल को, तो मैं इसके साथ डाल दूँगी सेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि प्लांट्स और एनिमल्स में कर रही है, सिर्फ बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया बात अभी की गई है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि 1972 की बात स्टैनले बोहेर और हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन था। फिर सुनो कौन था? हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले कोहेन 1972 में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन कहीं से लेकर के आया, जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। एंटीबायोटिक मतलब जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन और तुम्हारा क्लोराम्फेनिकोल। तो उसके अगेंस्ट वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, मतलब रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते मतलब उस मीडियम में मैं अगर डालूँ उसके साथ तो फिर वो नहीं मरेगा। अगर मैं ऐसे डाल दूँ तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा उस मीडियम में। तो उसके खिलाफ क्या करती थी? रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। तो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन कहीं लेकर के आया, और वो साथ ही साथ प्लाज्मिड लेकर के आया। प्लाज्मिड वो कहाँ से लाया? प्लाज्मिड वो साल्मोनेला टाइफीरियम नामक एक बैक्टीरिया थी, उससे लेकर के आया। उसके बाद दोनों को जोड़ दिया बायोसिन डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम्स होती है जो जोड़ने का काम करती है, और जोड़ने के बाद जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और यहाँ पे बुक में एग्जांपल दे रखी है वेक्टर, जो हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम एक मच्छर एक वेक्टर है, प्लाज्मोडियम पैथोजन का, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल वेक्टर की दे रखी है, और कुछ नहीं खास दे रखा है, बस इतना दे रखा है। बाकी सारी चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ ही गया है। और ऐसे जो मैंने कहा तो ये दे रखा है कि 3 बेसिक स्टेप्स है। पहले आइडेंटिफिकेशन करो डीएनए को, ठीक है, कौन सी डीएनए मुझे चाहिए डिज़ायरेबल जीन के अंदर। फिर इंट्रोडक्शन करो, क्या चीज़ का इंट्रोडक्शन करूँ? जो तुमने आइडेंटिफाइड किया डीएनए, जो तुमने खोजा डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको होस्ट के अंदर डालो। फिर होस्ट के अंदर वो धीरे धीरे क्लोनिंग करेगा, ठीक है, होस्ट के अंदर क्लोनिंग करेगा और फिर प्रोजनी प्रोड्यूस होगी। बस यही दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब पूरा चैप्टर बेसिकली ये तो बस मतलब आगे पीछे की 2-4 बातें थी, लेकिन वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। तो हम क्या चाहते हैं ना कि ऐसा कुछ होता है बच्चों कि हम चाहते हैं कि मुझे कहीं से डीएनए मिल जाए। मैंने सोचा भाई वो सेल तो काफ़ी अच्छा है,
अगर मुझे उसका डीएनए मिल जाए तो काम बन जाए, हो काम बन जाए। तो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा मुझे वो मिलेगा कैसे। तो फिर मैंने सोचा सेल को तोड़ लेती हूँ किसी तरह और फिर उससे ऐसा करके निकाल लूँगी। तो मैं कही भाई सेल वॉल टूटता ही नहीं है। तो फिर मुझे पता चला ये सेल वॉल मतलब मैं किसके सेल से भी निकाल सकती हूँ। मैं बैक्टीरिया से कर सकती हूँ, प्लांट से भी निकालती ही हूँ, फंजाई से निकालती हूँ। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स आते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम आती है, और प्लांट्स के लिए सेलुलेज आती है, और फंजाई के लिए काइटिनेज आती है। उससे मैंने सेल वॉल को तोड़ लिया। ठीक है, सेल वॉल को तोड़ने के बाद मैंने देखा भाई साहब अंदर तो आरएनए है, माई डीएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये 4 सी बातें दे रखी हैं एनसीईआरटी में। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो बस डीएनए चाहिए था, बताओ ना क्या करूं। तो मैंने सोचा भाई आरएनए हटानी पड़ेगी, प्रोटीन भी हटानी पड़ेगी, लिपिड भी हटानी पड़ेगी, डीएनए रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आरएनए को तोड़ने के लिए, आरएनए को ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम डाला, आरएनएज, फिर प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज, फिर उसी तरह हमने लिपिड के लिए लाइपेज डाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सारा टूट गया, सिर्फ बचा क्या मेरा, सिर्फ जो बच गया वो डीएनए था। ठीक है, डीएनए मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी गला सड़ा आरएनए तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहेगा। आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाले जो टॉपिक बुक में दे रखी है, मैं पेज नंबर बता देती हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर इसकी क्या दे रखी है, पेज नंबर इसको 201 दे रखी है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। और वहाँ से 11.3.1 में देखना आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब बनी हुई है। ठीक है, उसी तरह टेस्ट ट्यूब होती है। फिर मैंने सोचा अब मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चला आरएनए, लिपिड, प्रोटीन गल सड़ तो गया, लेकिन वही टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रह गया। तो मैंने क्या किया, चम्मच से क्या निकाल लूँ, तो मैं इसे चम्मच से, स्पून से निकाल लूँ, बताओ तुम, वो मॉलिक्यूलर लेवल की काम है। मैंने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं निकालना चाहिए, मैंने क्या करूँ। तब मुझे समझ आया कि भाई मैं स्पूलिंग कर सकती हूँ। स्पूलिंग में क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में हम चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करते हैं। चिल्ड इथेनॉल से खड़खड़ा के जो डीएनए वो ऊपर आ जाता है, फिर हम उसको इसलिए निकाल लेते हैं। तो यही प्रोसेस हमने किया, बस ये आइसोलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। इस प्रोसेस को मैंने कह दिया स्पूलिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा था जो कटिंग और फ्रैगमेंटेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, क्या कैसे कट करते हैं, सब बात बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक मेरा था कि भाई कटिंग और फ्रैगमेंटेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आवाज़ नहीं आ रही तो मोबाइल की आवाज़ को तेज कर लेना, या स्पीकर को यूज़ कर लेना, या ईयरफोन यूज़ कर लेना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, ऐसा सब कुछ मत सोच लेना। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मैंने सोचा भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है। तो बुक में दिया कि भाई अगर तुम्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनानी है, इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है तो मैं बता रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनानी है तो तुम्हें 5 जो है Q2 यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला Q2 ये क्या क्या होगी, तो मुझे पता चला कि ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकती है। 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज जो चिपकाने का काम करेगी। उसके बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम हो सकते हैं जो कि डीएनए को लंबा करेगी, रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, और ये होस्ट वेक्टर का चाहिए, ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला बच्चों कि ठीक है ये 5 चीज़ें, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तुम मुझे बताने वाली थी, ये क्या क्या बोल रही हो। मैंने कहा बताऊँगी यार, सब्र करो। तो मैंने बताया कि यार तो एंजाइम जो थी उसमें जो है उसकी डेट होती है 1963 की बात है। होता क्या है ना कि मेरी जो बैक्टीरिया होती है ना उसके अंदर मुझे 2 एंजाइम्स, एक डीएनए मिथाइलेज होती है और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है। तो होती है मैं क्या करूँ। देखो बात ऐसा है कि होती है, तो मैंने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती है वो वहाँ से मैं जो अगर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस डाल दूँ तो उसकी ग्रोथ को रोक देती है। हाँ तो रोकती है, तो मैं क्या करूँ, नहीं रोकती है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे बाहर निकाल लूँ और जिस प्लांट में वायरस परेशान कर रही है उसके अंदर वो डाल दूँ एंजाइम। इस तरह से मैंने कुछ सोचा, तो इस तरह से मैंने आइसोलेट किया बैक्टीरिया के अंदर से, क्या आइसोलेट किया या क्या निकाला मैंने, क्या अलग किया मैंने, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अलग किए
और ये मैंने 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आज के समय में निकाल रखा है, ठीक है। और फिर बात आती है बच्चों HindII, इकोआर्बन, ये सारी चीज़ें क्या है। तो बात ऐसी आती है कि मैंने तो जान लिया कि हमने आइसोलेट किया, इसका वर्क क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ये कट वाली प्रोसेस करती है, DNA को सीक्वेंस को काट देती है। जहाँ का DNA मुझे इंटरेस्टेड इन अच्छा लगा या फिर तुम्हें पता है तो प्लाज्मिड में तो दिल में छेद करनी पड़ेगी ताकि मेरे रिकॉम्बिनेंट उसमें एडजस्ट हो सके, तब फिर उसके बाद हम होस्ट में डालेंगे। तो फिर उसके लिए प्लाज्मिड को भी कट करना होता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA कट का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट का काम करती है, ठीक है। किसको? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को और DNA को, ठीक है। उसके बाद कट करने के बाद जो एंड प्रोड्यूस जो होता है ना, उसका जो एंड होता है उसके की कोहेसिव एंड होता है, यू कैन से ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब प्लाज्मिड को काटा उसमें भी स्टिकी ओवरहैंगिंग हैंड्स थी। जब मैंने इंटरेस्टेड DNA को काटा उसके भी जो एंड्स थी स्टिकी कोहेसिव एंड चिपकने वाली एंड थी, दोनों इजीली जो है कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण जो है इजीली चिपक जाएगी, इजीली अटैच हो जाएगी DNA लाइगेज के वर्क से। इसीलिए फिर बच्चों बात ये आती है, ठीक है, बात ऐसी क्लास बताओ, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास क्या है। क्लास है बच्चों न्यूक्लियस क्लास, एक बड़ा लार्ज क्लास है, बिलोंग करता है न्यूक्लियस, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आपने क्लास पढ़ा होगा। क्लास के बाद ऑर्डर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना हम लोग। तो इसमें भी क्लास होता है न्यूक्लियस एंजाइम होता है। न्यूक्लियस बहुत बड़ा क्लास है, उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है। उसमें एक्सो न्यूक्लियस होती है, एंडो न्यूक्लियस होती है। एक्सो न्यूक्लियस जो होती है वो जो है DNA के सीक्वेंस में एकदम एंड पे कट करती है, और जो एंडो न्यूक्लियस होता है एकदम मिड में कट करती है। मिड का भी मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा मिड के अवेलेबल अवे कट करती है। अगर मैं इकोआर्बन की बात करूँ, इकोआर्बन और HindII तो दो ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की चर्चा की गई है बुक में। और तो जो इकोआर्बन है वो A और G के बीच कट करती है, लिटिल अवे में, बुक में डायग्राम में किया मैंने, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये सब बात ठीक है। ये बताओ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आखिर कट कैसे करती गई और कट कर दी, नहीं एट ए स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करती है। अच्छा हाँ, मैंने तो बताया था, क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बोलते हैं। कि स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है उसको पैरेंटोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और ये आगे से पढ़ो तुम, पीछे से पढ़ो तुम, बात सेम लगता है। जैसे कि एक वर्ड है पैरेंटोमिक सीक्वेंस से रिलेटेड मलयालम, हम आगे से पढ़ना शुरू करें तो पीछे से पढ़ना शुरू करें तो सेम लेटर्स मुझे दिखेंगे। उसी तरह DNA के स्ट्रैंड में पहला वाला स्ट्रैंड में जो 5 to 3 सीक्वेंस वाली होगी, मैं 5 to 3 पढ़ना शुरू करूँगी तो मुझे एक जैसी न्यूक्लियोटाइड दिखेगी। फिर दूसरे वाले सीक्वेंस में मैं 5 to 3 पढ़ना शुरू करूँगी, एक ऐसा होता है एक ऐसा जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होता है। 5 to 3 पढ़ना शुरू करूँगी तो फिर मुझे कैसे दिखेगी, फिर से मुझे दिखेगी कैसी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो उसी को जाकर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। और मुझे ये भी बतानी थी तुम्हें कि HindII जो होती है बच्चों, HindII पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको फाउंड किया गया, खोजा गया, डिस्कवर किया गया, लेकिन भाई साहब इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर हुआ, इसलिए इसका नाम HindII पड़ गया, ठीक है। और ये 6 बेस पेयर होता है, जहाँ पे GTTAAC न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 6 बेस पेयर होता है, वहाँ पर जाके कट करता है। इकोआर्बन भी 6 बेस पेयर पे ही कट करता है, जो कि होता है GAATTC। फिर इसमें बात आती है, हम नाम भी रखते हैं क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन जगह, तो हम बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे। हम HindII हम इकोआर्बन नाम कैसे रखें। तो यहाँ पे E जो होता है वो बता रहा होता है, इकोआर्बन की मैं एग्जांपल में बताती हूँ। E जो होता है बच्चों वो बता क्या हो रहा होता है, E बता रहा होता है हमें इसके बारे में और उसके जीनस के बारे में कि वो किस जीनस होगा बैक्टीरिया का, जैसे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला है। को बता रहा होता है स्पीशीज़ के बारे में, इकोआर्बन। R जो बता रहा होता है वो बता रहा था स्ट्रेन के बारे में, बैक्टीरिया की जाति के बारे में बता रहा होता है। और जो 1 होता है इसमें 1 क्या बता रहा होता है, 1 बता होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दैट एंजाइम, कि वो पहले खोजा गया बाद खोजा गया। HindII पहले खोजा गया था, लेकिन उसके नाम के पीछे 2 लगता है क्योंकि वो कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर हुआ था। ये बात और बस इतनी ही बात है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कुछ नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा ख़त्म। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसकी थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, मतलब डिजायर्ड जीन जो है उसको मुझे सेपरेट करना, मैंने काट लिया, हाँ काट लिया, लेकिन भाई मैं समझूँ कैसे कि उस जो फ्रैगमेंट काटा है मैंने, उस फ्रैगमेंट में कहाँ पे वो वाली जीन है
जो वही वाली प्रोटीन बनाती है। तो मुझे पता चला मैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकती हूँ। ये एक टेक्निक है जिससे आइसोलेशन होता है, किसका जेनेटिक मटेरियल का हम आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये सेपरेशन टेक्निक है, ये प्यूरिफाइड करने की टेक्निक है। तो इसमें डीएनए जो होती है ना, डीएनए जो है इसमें मूव कर रही होती है, ठीक है। डीएनए कहाँ मूव कर रही होती है? तो डीएनए एनोड की तरफ मूव कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। डीएनए मूव किसमें कर रही होती है? तो डीएनए मूव करती है एग्रेस जेल की एक मीडियम बनाते हैं, इसमें मूव कर रही होती है, और वही मेरी मैट्रिक्स होती है। उस मैट्रिक्स को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? निकालते कहाँ हैं? सीवीड से, और वो टाइप होती है नेचुरल पॉलीमर की। और हम सिविंग इफेक्ट के बेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं। सिविंग इफेक्ट में प्रोवाइड कौन करता है? तो सिविंग इफेक्ट जो है बच्चों वो प्रोवाइड करता है कौन? हमारा एग्रोस जेलीन, ठीक है। छन्नी की तरह इफेक्ट प्रोवाइड करता है कि मानो डीएनए छन जा रहा हो। और जो सिविंग इफेक्ट है बच्चों वो कैसे, हाउ इट सेपरेटेड टू द इंटरेस्ट डीएनए, सेपरेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट डीएनए को? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट करते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देते हैं। हम सोचते यार बुक में तो पढ़ा था कि एनोड की तरफ जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मांग करके आना तो गलत होगा। साइज़ के बेसिस पे करके सुन लो। और फिर मैंने चाहा भाई मुझे देखना है डीएनए फ्रैगमेंट मैं दी थी सेपरेट हुआ मशीन के अंदर, मुझे देखना है। तो किसी ने कहा इथिडियम ब्रोमाइड डाल दो दिख जाएगा, स्ट्रेन है ये कलर कर देता है डीएनए को, तब ये दिख जाएगा आराम से तुम्हारा डीएनए। मैंने इथिडियम ब्रोमाइड डाला माँ, लेकिन तब भी मुझे नहीं दिखी। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम यूवी लाइट से एक्सपोज कर दो, यूवी लाइट डाल दो। तो मैंने यूवी लाइट डाल दिया। तो फिर यूवी लाइट डालने से क्या हुआ, मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखी, वो बैंड्स दिखी, मुझे बहुत पसंद आ गया। गाइस दिस इज़ पार्ट 1। और पार्ट 2 में अभी तक हमने जो 3 बड़े मेजर पार्ट्स थे, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग और फ्रैगमेंटेशन और डिस्ट्रक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजाइजन बाय सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनको हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमारे कुछ हमें 8 पॉइंट्स डिस्कस करनी थी, कुछ और टॉपिक्स बचे, उसको हम फटाक से कवर कर लेंगे दूसरे वाले वीडियो में। और उसमें मैं जो समेशन दूँगी ना आपको, वो आपके यहाँ में फिट हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। बाय बाय।